वो रही गर्व की दुकान। चलो अंदर चले। हमें गर्व दो, अतीत का गर्व। अरे वाह, अरे ये रहा गर्व, ओ वो रहा गर्व, ओ गौरव देख, गर्व मिल गया। गर्व ही गर्व। मेरे पास टेस्ला है, ट्विटर है, तेरे पास क्या है गौरव? इलॉन, मेरे पास गर्व स्टोर है, गर्व ही गर्व है। आओ गर्व करें, आ गया है मस्कम। जी हाँ, गर्व करें, छा गया है मस्कम। आओ गर्व करें, आ गया है मस्कम। जी हाँ, गर्व करें, आ गया है मस्कम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब कोई कंपनी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ठेका लेने लगे और गारंटी देने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जाने में कोई बुराई नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडिट बटन की स्वतंत्रता देकर वाहवाही लूटने वाली वही कंपनियां अपने पास एल्गोरिदम का अधिकार रखती हैं, जिसकी मदद से किस सूचना या विचार को सब तक पहुंचाना है या गायब कर देना है, इसका खेल खेला जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर हम ट्विटर के मामले में ये खेल देख रहे हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को साबुन के भाव में खरीद लिया है। इसे लेकर ना तो आशंकित होने की जरूरत है और ना उत्साहित, क्योंकि मौजूदा मालिकों के हाथ में सोशल मीडिया का यह प्लेटफॉर्म किस तरह से किसी का खाता बंद कर देता है, किसी के विचारों को पहुंचने नहीं देता है, आप देखकर अनदेखा कर भी चुके हैं। चूंकि दुनिया के सबसे धनिक इलॉन मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए गारंटर बनकर घूम रहे हैं, तब ऐसे में इस गारंटी की समीक्षा कर लेनी चाहिए। बेशक इलॉन मस्क ट्विटर पर आरोप लगा रहे हैं कि यहां आवाज दबाई जाती रही है, और वह सही भी है, लेकिन आवाज नहीं दबाई जाएगी, इसकी गारंटी जब देने लगे तो थोड़ा सतर्क रहिए। लेकिन यह जो खरीद बिक्री हो रही है उस पर भी नजर रखिए। आपको याद होगा, जब पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया तब भारत के खास तबके में जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ कि भारत के अग्रवाल अमेरिकी कंपनी के सीईओ बन गए हैं। फिर चारों तरफ रिपोर्ट छपने लगी, खासकर हिंदी अखबारों में, कि कहां कहां भारतीय सीईओ बन गए हैं। अब वही तबका इलॉन मस्क को लेकर उत्साहित है कि ट्विटर को खरीद लिया। इन दोनों घटनाओं में एक बात आप चाहें तो देख सकते हैं कि तबका वही है, उसे हर घटना से उत्साहित होने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो जो जोक्स बना सके, गर्व कर सके। इन बदलावों के पीछे एक प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति का किस तरह से धंधा करता है, इससे जुड़े मुश्किल सवालों से किसी को मतलब नहीं रह जाता। यह भी खबर उड़ रही है कि पराग अग्रवाल को कोई घाटा नहीं होगा, उन्हें भी कईgen $1 मिलने की चर्चा हो रही है। लेकिन खुशी के इस ज्वार भाटा में वाकई हम लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के इन नए मंचों की भूमिका के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए धीरज बचा पाए हैं? क्या आप जानते हैं कि इन्हीं कंपनियों की टेक्नोलॉजी ने, एल्गोरिदम ने आपके भीतर के धीरज को समाप्त कर दिया है? जब तक आप ये नहीं जानेंगे ट्विटर और लोकतंत्र में उसके खटर पटर को लेकर कैसे विचार करेंगे, उसकी भूमिका को कैसे समझेंगे? इलॉन मस्क अपनी टेस्ला बेचने के लिए क्या किसी सरकार से टकराव मोल लेंगे? उसकी शर्तों को ठुकरा देंगे कि कार अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी जगह सबसे ऊपर? मस्क मसीहा नहीं है और ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी कोई मसीहा देगा। यह गारंटी आपके या किसी भी देश में संविधान से आती है, उसके तहत काम करने वाली संस्थाओं और उन संस्थाओं में काम करने वाले उन लोगों से आती है जिनकी पीठ में एक रीढ़ होनी चाहिए और रीढ़ में हड्डी होती है। इसे मैं 2 उदाहरणों से समझाना चाहता हूं। अमर उजाला अखबार की यह खबर देखिए, भीमकाय फॉन्ट में क्या लिखा है पढ़िए। भारत के उपराष्ट्रपति का बयान है कि निडर प्रेस के बिना लोकतंत्र बचा नहीं रह सकता है। क्या आप जानते हैं या नहीं जानते कि भारत में निडर होना और पत्रकार होना कितना जोखिम का काम हो गया है? किस प्रेस को निडर कहा जा सकता है? कहने को तो कोई गोदी मीडिया को भी निडर प्रेस घोषित कर सकता है। अब आपको दूसरी खबर दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि दुनिया के सबसे बड़े धनिक इलॉन मस्क आपके लिए मसीहा बनकर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए वो आपको ट्विटर नहीं देंगे। वो क्या करेंगे अभी देखेंगे। फिलहाल इलॉन मस्क की मुलाकात बलिया के उन 3 पत्रकारों से कराना चाहता हूं।
लेकिन मस्क तो प्राइम टाइम नहीं देखते हैं। फिर भी कोई अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्हें बता दे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई बलियाटी क्षेत्र के पत्रकारों की तरह लड़ी जाती है, ना कि ट्विटर और उस पर किए जाने वाले रीट्वीट से। गली गली में शोर है। अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता यूपी के बलिया जिले के पत्रकार हैं। इन तीनों ने 12वीं की परीक्षा में नकल होने की खबर छाप दी। प्रशासन ने इन पर ही नकल में मिलीभगत का आरोप लगाकर इन्हें जेल में ठूंस दिया। ये पत्रकार अपनी खबर से पीछे नहीं हटे और बलिया पुलिस के इस वैन में बैठकर 28 दिनों के लिए जेल चले गए। इलॉन मस्क एक दिन के लिए, क्या एक दिन के लिए भी इस वैन में बैठकर देखेंगे टेस्ला का आनंद आ जाएगा? बेशक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड और ट्विटर पर कुछ लोगों ने इन पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन इससे बड़ी लड़ाई बलिया में लड़ी गई। वहां के पत्रकार साथियों ने लड़ी, शहर के नागरिकों ने पत्रकारों का साथ दिया और बलिया बंद में शामिल हुए। हवन तक हुआ। इन पत्रकारों ने जेल के खतरे उठाए, लेकिन अपनी खबर से पीछे नहीं हटे। क्या इलॉन मस्क इस तरह का रिस्क किसी सरकार के साथ ले सकते हैं? मस्क मशाए बोरे में $1 बिलियन लेकर घूमना अलग बात है और बलिया की जेल में रहना अलग बात है। नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वो अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। बस यही बताना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई का असली मैदान कहां है। ट्विटर पर क्या है क्या नहीं, इन सवालों को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन ट्विटर या फेसबुक पर इल्जाम है कि उन्होंने कई तरीके से अभिव्यक्ति का गला घोंटा है। वहां जरूर इसकी लड़ाई होनी चाहिए, मगर अंतिम और असली लड़ाई तो उस मैदान में होनी है जिसे आप संविधान कहते हैं। दुनिया भर के देशों में संविधान बनाने के लिए लोगों ने खून बहाए हैं, इसलिए कि गारंटी संविधान दे, कोई कंपनी और उसे खरीदने वाला मालिक ना दे। इसी ट्विटर और फेसबुक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखने भर से जेल हो जाती है, पोस्ट डिलीट करने पड़ते हैं। इतना अंतर समझ लेने के बाद वापस लौटते हैं बलिया के 3 पत्रकारों की कहानी पर, यह बताने के लिए कि मुक्त अभिव्यक्ति की लड़ाई वो लोग नहीं लड़ रहे हैं जो इलॉन मस्क के सर्वे में एडिट बटन का अधिकार मांग रहे हैं, बल्कि वो लड़ रहे हैं जो जेल जा रहे हैं, नौकरी गंवा रहे हैं। इलॉन मस्क या पराग अग्रवाल बस इतनी ही गारंटी दे दें कि किसी सरकार के दबाव में ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि बलिया तक वकील भेजकर मुकदमा लड़ेंगे। इतना पूछ दीजिए, मस्क मुशाए मालदा आम का रेट पूछने लगेंगे ताकि इंडिया में हेडलाइन बदल जाए। बलिया के तीनों पत्रकारों ने 28 दिन जेल में बिताए। हम और आप इस बात से अनजान ही रहेंगे कि उनका घर कैसे चला, उनके बच्चों पर क्या बीती, उनकी पत्नियों का मनोबल कितना टूटा। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप बकवास और काम की बात में फर्क कर सकें। झूठे इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी। वकील अखिलेंद्र चौधरी का कहना है कि पुलिस बलिया के पत्रकारों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की तरह इलॉन मस्क 5 मिनट भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक FIR होने पर दांत चियार देंगे और जो सरकार कहेगी वही करेंगे। बलिया की अदालत ने इस बात की आलोचना भी की है कि पत्रकारों को जेल में रखने के लिए कानून की सख्त धाराओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या कोई सरकार प्रशासन को सजा देगी? कोई समाज पूछेगा कि इन तीनों को किस बात के लिए 28 दिनों के लिए जेल में रखा गया? और यह कोई पहला मामला नहीं है। जिग्नेश मेवाणी को ट्विटर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख देने भर से गिरफ्तार कर लिया जाता है
उस मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक समुदाय की बहु बेटियों के साथ बलात्कार की धमकी देने वाले बजरंग मुनि को जमानत मिल जाती है। इलन मस्क किसकी मुक्त अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे? जिग्नेश मेवानी की, अजीत झा की या बजरंग मुनि की? जेल में रहने वाले पत्रकारों की व्यथा सुनिए। दौलत के इजारेदारी, अब एक अनोखी दुनिया की, अब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी। 28 दिन लगातार आजमगढ़ मंडल कारागार में हम लोग रहे। तन्हाई में एक कैदी को रखा जाता है, लेकिन 5 लोगों को हम लोग को रखा गया। किसी तरह पैर भी फैलाना मुश्किल था जेल में, लेकिन शिकायत करें तो किससे करें? एक तो जो है कि ना उजागर हम किए थे तो 28 दिन जो है कि ना जेल में भेज दिए गए। अगर जेल की समस्या को भी उजागर करते तो हो सकता है कि एक और मुकदमा हमारे पर थोप दिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने जो है कि ना मौन रहना ही अच्छा समझा। इस बीच 28 दिनों तक संभवतः 56 बार चूल्हा जलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 8 या 10 बार घर का चूल्हा जला होगा। परिवार के लोगों का रोते रोते बुरा हाल था। मेरी लड़की 28 दिनों में मुश्किल से 10 या 12 टाइम नाम मात्र का जो है कि नहीं भोजन की है। एक इकलौती लड़की है। आज भी जब तक हम नहीं घर पहुंच रहे हैं तब तक उसके रोते रोते बुरा हाल है। और वो एक विद्यालय में पढ़ाने जाती थी। विद्यालय जाना भी जो है कि ना वो मेरी लड़की छोड़ दी है। इस तरह से मानसिक रूप से जो है कि ना पूरा परिवार झेल रहा है हम लोगों का, और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं है। जेल में सरकार द्वारा हम लोगों को तन्हाई में रखा गया था। हम 3 साथियों को, हम लोगों के साथ एक प्रबंधक भी था और एक हत्या आरोपी भी था। तन्हाई में सबसे कठिन जो यातना होती है जेल में, तन्हाई को उसी श्रेणी में माना जाता है। और इन 25-26 दिनों में परिवार के ऊपर क्या बीती, इसको बयां करने के लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। किन शब्दों में हम उस पीड़ा को, उस दर्द को बयां करें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अगर परखना है तो किसी देश की पुलिस, मीडिया, अदालत और सरकार को परखिए। ट्विटर और फेसबुक एक दुकान है, इनका नंबर सरकारों के बाद आता है। मस्क दुनिया के सबसे धनिक व्यक्ति हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उससे सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म की कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। लेकिन अभी आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि इलन मस्क की दौलत से खरीदा गया ट्विटर गांधीवादी आंदोलन में बदलने जा रहा है। गांधी जिनसे चंदा लेते थे उन्हीं की आलोचना बाकायदा लिखकर करते थे। 1915 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल सत्याग्रह हुआ तो उसी अंबालाल साराभाई के खिलाफ बोलने लगे, जिन्होंने कोचरब आश्रम के लिए चंदा दिया था, और साराभाई की बहन गांधी जी के साथ हो गई। बेशक इलन मस्क के इस सौदे के पीछे जो सवाल हैं उस पर बात होनी चाहिए। मीडिया संस्थान लोकल और ग्लोबल लेवल पर अरबपतियों के हाथ में जा रहे हैं, जिनके दूसरे कई और धंधे हैं। वे अपने उन धंधों की खातिर मीडिया को खरीद रहे हैं और खबरों को सेंसर कर रहे हैं। कई धनिक मीडिया खरीद रहे हैं ताकि और अधिक खबरों को रोका जा सके। सवालों की हर खिड़की बंद हो रही है। सरकार ने सूचना के हर दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप बिना सूचना के ट्विटर पर मुक्त अभिव्यक्ति का अभिनय ही कर सकते हैं, अभिव्यक्ति हासिल नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क पोस्ट की इन खबरों को समझिए। हुआ यह कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का लैपटॉप कहीं छूट गया। उस लैपटॉप में मौजूद सामग्री के आधार पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने अक्टूबर 2020 में कई खबरें छाप दी कि हंटर बाइडेन के यूक्रेन और चीन की ऊर्जा कंपनियों से संबंध है। जिस दिन न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस खबर को ट्विटर और फेसबुक पर साझा किया, थोड़ी ही देर में रिपोर्टर और अखबार पर हमले शुरू हो गए। जिन पत्रकारों ने इस खबर के ट्वीट को लाइक तक किया था, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, ट्रोल किया गया। इस खबर पर सवाल उठाना ठीक था, लेकिन तुरंत ही ट्विटर और फेसबुक ने इस पर रोक लगा दी। फेसबुक ने ठेका ले लिया कि कंपनी न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के तथ्यों की जांच कर रही है, तब तक इसका प्रसार सीमित किया जाता है। दोपहर होते होते ट्विटर ने अपने यूजर से कहा कि वे इसके लिंक को पोस्ट ना करें, क्योंकि इसमें जो सामग्री है
उससे काफी नुकसान हो सकता है। यह सब अमेरिका के ही मीडिया में छपा है। ट्विटर ने न्यूयॉर्क पोस्ट का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। एलए टाइम्स की पत्रकार मैट पियर्स ने कहा कि न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर की पुष्टि होनी चाहिए, लेकिन फेसबुक इसके प्रसार को रोक रहा है। यह कुछ इस तरह से है कि अखबार का वितरण करने वाली ट्रक कंपनी ने तय कर लिया कि उसे अमुक स्टोरी पसंद नहीं है, तो वो आज अपने ट्रक से उस अखबार की कॉपी शहर में नहीं बांटेगी। न्यूयॉर्क पोस्ट अमेरिका के पुराने अखबारों में से एक है। 1801 से छप रहा है। इसे दक्षिणपंथी माने जाने वाले रूपर्ट मर्डोक ने खरीदा है, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे की खबर दबाने की घटना का असर अभी तक अमेरिका की राजनीति में है। भारत में ऐसे अनेक खबरों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि छपने के बाद भी अखबारों ने अपनी वेबसाइट से हटा ली खबर। आपके सामने भारत सहित दुनिया भर से कई उदाहरण हैं कि फेसबुक ने भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक खास राजनीतिक दल को बढ़ावा दिया, उनकी पोस्ट हर जगह पहुंचाने में मदद की और विरोधियों के पोस्ट या उनसे जुड़ी जानकारियों को रोक दिया। इसका मतलब है कि इन माध्यमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसीहा बनाने से पहले अपने सवाल ठीक कर लीजिए और समझ भी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खेल कौन खेल रहा है और दुनिया भर में इस काम के लिए बिठाई गई अदालतें, संस्थाएं क्या कर रही हैं। चुनाव कराने और सरकार बनाने में इन माध्यमों की भी कई बार भूमिकाएं सामने आती हैं और कई बार यह भी सामने आता है कि इनके कर्मचारी बाद में सरकार बनाने के लिए भीतर से काम करने लगते हैं। जब कॉरपोरेट का सरकार के साथ उठना बैठना ज्यादा हो जाए और वह कंपनी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सपना दिखाए तो सपना देखिए, लेकिन दिन में नहीं। 2 साल बाद 16 मार्च 2022 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने हंटर बाइडेन की खबर प्रकाशित की और लिखा कि अब उन्होंने हंटर बाइडेन के लैपटॉप और ईमेल की प्रामाणिकता की पुष्टि कर ली है। इन्हीं ईमेल के आधार पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने जब खबर लिखी थी, तब अक्टूबर 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर के सोर्स को लेकर कई सवाल उठाए थे। कम से कम इस अखबार ने 2 साल बाद सोर्स की जांच की और खबर को छापने और मानने लायक माना, एक तरह से अपनी गलती मानी। लेकिन जिन अखबारों ने इस खबर को दबा दिया, ट्विटर, फेसबुक ने दबाया जो आरोप है, उन्होंने इसकी जांच दोबारा क्यों नहीं की और अपनी राय क्यों नहीं बदली। अमेरिका में FBI इन्हीं ईमेल के आधार पर जांच कर रही है। अमेरिका के मशहूर पत्रकार ग्लेन ग्लिनवॉल्ड इंटरसेप्ट नाम के न्यूज संस्थान के संस्थापकों में से एक थे। जिस संस्थान की स्थापना की, उसी ने उन्हें जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ खबर छापने से रोक दिया, तो ग्लेन ग्लिनवॉल्ड ने इस्तीफा दे दिया। आज ग्लेन ग्लिनवॉल्ड मुख्य धारा की मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि CNN, हफपोस्ट, इंटरसेप्ट, NCB और PBS ने इस खबर को छापने से रोका ताकि बाइडेन का चुनाव प्रभावित ना हो। उनका सवाल है कि पत्रकार को खबर क्यों रोकनी चाहिए, चाहे कोई हारे या जीते। इलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, कोई बड़ी बात नहीं। अफसोस आपको होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप दिन रात जिस ट्विटर पर लगे रहते हैं, आपने उसका वैल्यू कितना बढ़ा दिया। उस ट्विटर से आपको कितनी जागरूकता मिली, कभी तौल कर देखिएगा। आप बिल्कुल तौल सकते हैं। और ट्विटर वाले ने कितना पैसा कमाया, यह आप सर्च कर पता लगा सकते हैं। इस डील से उत्साहित यूजर को एक ढेला नहीं मिला। इसे ऐसे समझिए, जमींदारी के पुराने सिस्टम में आप किसी के खेत में बेगार खट रहे थे, मालिक ने आपको गर्मी के दिनों में गमछा फ्री में दे दिया। फ्री गमछा पाते ही आप और ज्यादा बेगार करने लगे और जमींदार ने आपके बेगार से खूब मुनाफा कमाया। ट्विटर का फ्री स्पीच ही जमींदार का फ्री गमछा है। अगर आपको इन दोनों में अंतर लगे तो जरूर बताइएगा। 3.5 लाख करोड़ देकर ट्विटर खरीदने वाले इलन मस्क दनादन ट्वीट कर हवा बना रहे हैं कि ट्विटर पर खुलापन नहीं है। जैसे ही सवाल पूछा, जवाब देने वालों में 70% ने कहा खुलापन नहीं है। सोचिए, मस्क के पहले ही ट्विटर की यह हालत है तो मस्क के आने के बाद क्या सपना देखना, क्या डर जाना, फालतू में टाइम बर्बाद करना है। मसीहा मस्क से लोगों ने कहा ट्विटर मुक्त अभिव्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, अपनी मर्जी से लोगों के पोस्ट ब्लॉक करता है, हटा देता है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मस्क ऐसा नहीं करेंगे? क्या वे बलिया के पत्रकारों की तरह जेल में रहने का जोखिम उठा सकते हैं, या जेफ बेजोस की तरह अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में भाग जाएंगे, जहां पहुंचना बलिया की पुलिस से उम्मीद करना अभी ठीक नहीं होगा।
इलन मस्क यह इशारा कर रहे हैं कि ट्विटर पर नकली अकाउंट का दौर समाप्त होने जा रहा है, सबकी पहचान स्थापित होगी, लेकिन इससे नकली अकाउंट खोलकर ट्रोल करने वाली सेना समाप्त हो जाएगी। यह भी जरूरी नहीं है। वह सेना सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों में भी सक्रिय है। मस्क की इस बात को भी संभावना से देखा जा सकता है कि एल्गोरिदम गुप्त नहीं रहेगा। एल्गोरिदम वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए कौन सी पोस्ट लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है या किसी पोस्ट को पहुंचने से रोका जाता है, आप जान सकते हैं। देखना होगा कि ओपन सोर्स कर देने से ट्विटर के कंटेंट पर क्या असर पड़ता है, इसका दूसरे माध्यमों पर क्या असर पड़ता है, क्या ट्विटर मैदान में टिका रह पाएगा। इलन मस्क का दावा है कि वे लेफ्ट और राइट के विचारों को बराबर की जगह देंगे। इस बहस में कूदकर खुश होने वाले जरा यह भी बताएं कि सूचनाएं कहां हैं। सूचनाएं लाने वाले पत्रकार या तो जेल में हैं या संस्थानों में से निकाल दिए गए हैं, या जो संस्थानों में हैं उनसे भी खबरें लाने के लिए नहीं कहा जा रहा। क्या मस्क नफरती बातों का भी प्रसार मुक्त रूप से होने देंगे? क्या मस्क दुनिया की अलग अलग सरकारों के सामने अभिव्यक्ति के लिए खड़े हो सकते हैं? भारत के इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान है कि मैं इलन मस्क को बहुत बधाई देता हूं। भारत में काम करने वाले जितने भी मध्यस्थ माध्यम हैं उनसे जवाबदेही, सुरक्षा और भरोसे को लेकर जो आशा है, लक्ष्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी मस्क अपने अंतरिक्ष यान से जो भी बयान देते रहें, लेकिन भारत में भारत का कानून मानना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कब से कह रहे हैं कि शक्तिशाली सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए कानून लाएंगे, आज तक नहीं ला सके। मस्क के ट्विटर खरीदने पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन पेस्की का बयान है कि ट्विटर का मालिक कौन है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. इन बयानों का मतलब साफ है, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नए सिरे से जंग छिड़ने वाली है। जंग की दिशा क्या होगी, दुर्दशा जानती है। क्या ट्विटर सरकारी सेंसरशिप से लोहा ले पाएगा? ले सकता है, अगर मस्क और उनका पूरा दफ्तर अंतरिक्ष में चला जाए और वहां से ट्विटर चलाए तो। सरकार ही नहीं, मस्क का टकराव पारंपरिक मीडिया से भी हो सकता है, जिससे उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मस्क का ट्विटर को खरीदना, बहुत सारी बातें तो हो रही हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, और वो जो आज तक सेंसरशिप होती आई है सरकारों की, उसको रोक पाएंगे। और जिस तरीके से बाकी कंपनियां, चाहे वो ट्विटर है या फेसबुक है, अभी तक सरकारों के आगे झुकती आई हैं, मस्क ये नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से कहना, कथनी और करनी में हमेशा ही बहुत अंतर रहा है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन सरकारें जो बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं, अब जानती हैं कैसे इन्हीं की कंपनीज के टूल्स को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान में हमने देखा है कि अब हमारे नेता किस तरीके से नफरत फैलाते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म से, किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जब एक अभिव्यक्ति खुद करना चाहता है, कोई सिटीजन करना चाहता है, तो फटाफट से पुलिस का इस्तेमाल करके, कोर्ट का इस्तेमाल करके उनको बोलने से रोकते हैं। ये जो मुसीबतें हैं, ये मिस्टर मस्क ने अभी तक देखी नहीं है। पेपैल और टेस्ला और स्पेसएक्स जो उनकी कंपनीज हैं, वो एक अलग ही एरिया में चलती आई हैं। लेकिन एक जो अच्छी बात ये हो रही है कि ये कंपनी अब पब्लिक की बजाय प्राइवेट हो जाएगी। जब आप पब्लिक कंपनी होते हैं तो चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो या दलाल स्ट्रीट हो, उसका प्रेशर आप पर बहुत होता है। पैसा कितना कमाया, क्या किया यहाँ पर, तो आपके ऊपर इस तरीके के प्रेशर होते हैं कि आप लंबा नहीं सोच सकते, अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लंबे टाइम के लिए नहीं ला सकते। इस डील के बाद क्योंकि कंपनी प्राइवेट हो जाएगी, तो कुछ बुराइयों के साथ, क्योंकि एक इंसान के अंदर बहुत पावर और ताकत आ जाएगी, उसके अलावा कुछ अच्छा भी होगा कि आपको बार बार मार्केट के हिसाब से नहीं सोचना है। आप कई एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप जो इतने स्पैम हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, बॉट्स हैं, उनको हटा सकते हैं
और आप कई और चीजें कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ जो आपको मार्केट चांस नहीं देती है करने का। एलन मस्क के हिसाब से सबको सब कुछ बोलने देना चाहिए। वो फ्री स्पीच के एब्सोल्यूटिस्ट हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक आपने ये नहीं कह दिया कि आग लग गई है और जिससे लोगों को कुछ वायलेंस हो सकता है, बाकी जो आप कह रहे हैं कहते रहें। तो क्योंकि हेट स्पीच इतना मुश्किल सब्जेक्ट है और जब कंपनी इंटरफेयर करती है तब दिक्कत है, जब कंपनी नहीं इंटरफेयर करती है तब दिक्कत है। ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता होगा इनके अभी के विचारों के हिसाब से उस पर चलना। और हेट स्पीच एक रियलिटी है, चाहे वो आप कम्युनल स्पीच देख लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं या फिर रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के झगड़े हैं या फिर आज आप देखिए रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम है। ये सचमुच में एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना सिंपल नहीं है। देखा यही गया है कि बाहर से कहना सबके लिए आसान है, लेकिन ये तो ऑब्वियसली इतना पैसा है इनके पास कि इन्होंने कंपनी खरीद ली है, तो ये सचमुच इनके पास ताकत है अंतर लाने की। तो ये इतना आसान नहीं होगा, पर कुछ उम्मीद ये है क्योंकि कंपनी पब्लिक से प्राइवेट जा रही है तो इनके पास खुद ज्यादा पावर होगी उन चीजों को लाने की, उन चेंजेस को लाने की। मुक्त अभिव्यक्ति के दायरे में हेट स्पीच का भी सवाल आता है, जहां आस्था के नाम पर झूठ और नफरत का इस्तेमाल हथियार के रूप में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन क्या इसके बाद नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होगी? अदालत ने उत्तराखंड सरकार को भी चेतावनी दी है। धर्म संसदों में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने अब शिकंजा कस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है कि उसे हेट स्पीच पर कदम उठाने होंगे। अदालत ने कहा, अगर बुधवार को रुड़की में धर्म संसद में हेट स्पीच हुई तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब कर लेंगे। हेट स्पीच रोकना सरकार का कोई एहसान नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानने के लिए बाध्य है। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं ऐसी ही धर्म संसद हिमाचल के ऊना जिले में 17 से 19 अप्रैल को हुई। फिर से हेट स्पीच दी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को आड़े हाथों लिया है। अदालत ने कहा, सरकार को ऐसी गतिविधि को रोकना होगा। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि क्या कोई निवारक कदम उठाया गया है या नहीं। सरकार हलफनामा देकर बताए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। ये घटनाएं अचानक नहीं होती, ये रातों रात नहीं होती, इनकी घोषणा पहले से की जाती है। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करेंगी। डीएसपी स्तर का अफसर मॉब हिंसा और लिंचिंग को रोकने में सहयोग करेगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो हेट क्राइम या हेट स्पीच देने वालों को लेकर खुफिया सूचना इकट्ठा करेगी। राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करें जहां ऐसी घटनाएं हुई हों और 5 साल के आंकड़े इकट्ठा करें। ऐसे मामलों में 2 समुदायों में बैर फैलाने की धारा 153A या अन्य धाराओं में तुरंत केस दर्ज हो, वक्त पर चार्जशीट दाखिल हो, नोडल अफसर निगरानी करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, संबंधित धारा में ट्रायल कोर्ट अधिकतम सजा दे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली धर्म संसद मामले के साथ 9 मई को करेगा। अपने इस कदम से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब वो वक्त आ गया है जब हेट क्राइम जैसे अपराधों को सख्ती से निपटना होगा। इसके लिए चाहे उसे कड़े कदम उठाने पड़े या फिर किसी बड़े अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना पड़े। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम रोकने के लिए 2018 के फैसले की समीक्षा करे और एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करे कि इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका कितना पालन हो रहा है। फ्री स्पीच इलॉन मस्क नहीं, उन संस्थाओं से हासिल होगी जिनका काम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करना है। उनके रिकॉर्ड देखा कीजिए, मस्क अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। उनके जैसा चश्मा भले पहन लीजिए, स्मार्ट लगेंगे, लेकिन उस चश्मे से पढ़िए भारत का संविधान ही, लेकिन उसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर है लाउडस्पीकर विवाद टाइप आसान विवादों में उलझ जाइए। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं में टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्व स्टोर में जाइए और अपने लिए गर्व का सामान निकाल लाइए। इलन मस्क से कहिए, तुम्हारे पास टेस्ला है, ट्विटर है, क्या तुम जानते हो हमारे पास क्या है?
इसी सवाल पर मस्क जी भकुआ जाएंगे, यानी जवाब नहीं सूझेगा। उसका जवाब इस गर्व स्टोर में है। देखते जाइए, ब्रेक ले लीजिए। वो रही गर्व की दुकान। चलो अंदर चले। हमें गर्व दो, अतीत का गर्व। अरे वाह, अरे ये रहा गर्व, ओ वो रहा गर्व, ओ गौरव देख, गर्व मिल गया। गर्व ही गर्व। मेरे पास टेस्ला है, ट्विटर है, तेरे पास क्या है गौरव? इलॉन, मेरे पास गर्व स्टोर है, गर्व ही गर्व है। आओ गर्व करें, आ गया है मस्कम। जी हाँ, गर्व करें, छा गया है मस्कम। आओ गर्व करें, आ गया है मस्कम। जी हाँ, गर्व करें, आ गया है मस्कम। जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही बाहर हो गए। पहले रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया कि उन्होंने जो सुझाव दिए थे उन पर विचार हुआ और उनको पार्टी के अलावा एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि कांग्रेस को उनकी नहीं, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि वो खुद को बुनियादी तौर पर बदल सके। उन्होंने कहा कि पार्टी में बड़े संकट जड़ जमाए बैठे हैं। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने अंततः 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश की गई है, जबकि पूर्व मंत्री केवी थॉमस को पार्टी से निकालने की बात कही गई है। सुनील जाखड़ पर मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बयान देने का आरोप है, तो केवी थॉमस पर कांग्रेस के मना करने के बावजूद सीपीएम की सभा में जाने का इल्जाम है। आज मुंबई पुलिस ने एक वीडियो जारी कर सांसद नवनीत राणा के इस आरोप की हवा निकाल दी कि उनके साथ थाने में बदसलूकी हुई। इस वीडियो में राणा दंपति थाने में चाय पानी लेते दिख रहे हैं, जबकि राणा ने दिल्ली तक गुहार लगाई कि उनके साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया गया। इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है। हालांकि अब राणा के वकील कह रहे हैं कि बदतमीजी की बात हार थाने में नहीं हुई, सांता क्रूज थाने में हुई। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई है। पिछले कई घंटों से आग लगी हुई है और उसे बुझाने की कोशिश हो रही है। इस काम में 10 फायर टेंडर लगे हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन इन गर्मियों में दिल्ली में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भलसवा से पहले गाजीपुर में भी कूड़े का जो पहाड़ है वहां आग लगी थी, उसे बुझाने में 50 घंटे लग गए थे। भलसवा की इस आग के दृश्य भयावह हैं। अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बच्चों के लिए 2 टीकों को मंजूरी मिली है। अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, जबकि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स को मंजूरी मिली है। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जाइकोविड को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, तो बच्चों के लिए भी अब कोविड से सुरक्षा चक्र तैयार है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।